तेज हवाएं चलने लगती हैं, तापमान तेजी से गिर जाता है और अंधेरे की आड़ में कुछ लोग पुराने जुड़वां इंजन वाले बम वर्षक विमानों पर सवार होते हैं। वे युवा हैं, साहसी हैं और अभी तक आजमाए नहीं गए हैं। जो वे करने जा रहे हैं वह पहले कभी किसी ने नहीं किया। उनका मिशन है दुश्मन की सीमा के अंदर गहराई तक पैराशूट से उतरना, महत्वपूर्ण धुरी हवाई अड्डों को नष्ट करना और रोममेल की रेगिस्तानी युद्ध मशीन पर करारा प्रहार करना। उनकी यूनिट एक नई, इतनी गुप्त और अनाजमाई टुकड़ी है कि ब्रिटिश उच्च कमान के कई लोग शक करते हैं कि यह महीना भी निकाल पाएगी। और उनके नेता, करिश्माई अभिजात्य व्यक्ति जिसे हाल ही में कमीशन मिला और पैराशूटिंग की चोट से अभी ठीक हुआ, वो बस लापरवाह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। सर आर्चिबाल्ड डेविड स्टर्लिंग। आज एसएएस एक वैश्विक प्रतीक है जिसके बारे में आतंकवाद विरोधी अभियानों की परछाइयों में फुसफुसाया जाता है और जिसे दुनिया भर के युद्ध क्षेत्रों में दुश्मन डरते हैं। और अपनी घातक दक्षता के लिए प्रशंसित एसएएस एक विशिष्ट विशेष बलों का प्रतीक बन गया है। उनका आदर्श वाक्य जो साहस करता है वही जीतता है, साहसी छापेमारी, सटीकता और अनुकूलनशीलता का प्रतीक बन गया है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एसएएस का पहला ही मिशन उसे शुरू होने से पहले ही लगभग खत्म कर चुका था। यह ऑपरेशन स्क्वाटर की कहानी है जो स्पेशल एयर सर्विस का पहला मिशन था। यह महत्वाकांक्षा और आपदा की कहानी है, एक शानदार योजना जो प्रकृति के कारण नाकाम हो गई और एक विनाशकारी असफलता की कहानी है जिससे दुनिया की सबसे उत्कृष्ट सैन्य इकाइयों में से एक का निर्माण हुआ। वॉर सॉन ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। (1941) में उत्तर अफ्रीका के रेगिस्तानी युद्ध में ब्रिटिश सेना को रोममेल की अफ्रीका कोर और इतालवी सहयोगियों का सामना करना पड़ रहा था। ब्रिटिश 8वीं सेना मोर्चा संभालने के लिए जूझ रही थी। लीबिया और मिस्र में पारंपरिक रणनीतियां जो बड़े पैमाने पर सैनिकों की आवाजाही और बख्तरबंद हमलों पर निर्भर थीं, विशाल खुले रेगिस्तान में महंगी और अक्सर अप्रभावी साबित हो रही थीं। इसी माहौल में एक लंबे अभिजात्य स्कॉटिश अधिकारी डेविड स्टर्लिंग ने कुछ क्रांतिकारी करने का सपना देखना शुरू किया। वह स्कॉट्स गार्ड में लेफ्टिनेंट थे। कई लोगों के अनुसार स्टर्लिंग एक असामान्य शख्सियत थे, एक ऐसे व्यक्ति जो आकर्षण के साथ साथ सैन्य परंपराओं को मानने से जिद्दी इनकार भी करते थे। पैराशूट प्रशिक्षण के दौरान घायल होने के कारण स्टर्लिंग के पास सोचने का समय था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि छोटी प्रशिक्षित टुकड़ियां दुश्मन की सीमा के पीछे वह कर सकती हैं जो पूरी डिवीजनें मोर्चे पर नहीं कर सकती। उनका विचार सरल लेकिन क्रांतिकारी था। छोटे दलों को पैराशूट के जरिए दुश्मन के एयरफील्ड में घुसाना, वहां के जहाजों, ईंधन भंडार और रसद को उड़ाना और फिर रेगिस्तान में गायब हो जाना। उस समय ब्रिटिशों के पास पहले से ही एक गुप्त इकाई थी जिसे एल डिटैचमेंट स्पेशल एयर सर्विस ब्रिगेड कहा जाता था। लेकिन यह ज्यादातर एक धोखा था जिसे धुरी देशों की खुफिया एजेंसियों को यह यकीन दिलाने के लिए बनाया गया था कि हवाई हमला असलियत से कहीं ज्यादा बड़ा है। स्टर्लिंग ने इस धोखे को एक असली काम करने वाली फोर्स में बदलने का मौका देखा। स्टर्लिंग ने बाद में कहा, उनके अपने शब्दों में, उद्धरण, हमारा सिद्धांत था कि कुछ लोगों और चुनिंदा लक्ष्यों पर हमला कर ध्यान केंद्रित किया जाए। हमारी छापेमारी टुकड़ियां सर्जिकल चाकू जैसी थीं, हथौड़े जैसी नहीं। उद्धरण समाप्त। अपनी सोच को हकीकत बनाने के लिए स्टर्लिंग ने सभी सामान्य प्रक्रियाओं को नजरअंदाज कर दिया। यह मशहूर है कि स्टर्लिंग ने काहिरा के मिडिल ईस्ट मुख्यालय में घुसकर पहरेदारों को चकमा दिया और अपना प्लान सीधे कमांडर इन चीफ जनरल क्लॉड ऑकिनलेक को पेश किया। सभी उम्मीदों के खिलाफ ऑकिनलेक ने सहमति दी और स्टर्लिंग को स्वयंसेवकों की फौज भर्ती व ट्रेन करने की अनुमति दी। ये स्वयंसेवक ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ फोर्सेस के हर कोने से आए थे। ये ऐसे मजबूत और स्वतंत्र सोच वाले सैनिक थे जो एक्शन के लिए तरसते थे और सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार थे।
उन्हें पैराशूटिंग, विस्फोटक, रेगिस्तानी जीवन और तोड़फोड़ की ट्रेनिंग दी गई और एक विशेष बल तैयार करने के लिए उनकी सीमाओं तक उन्हें धकेला गया। इतिहासकार बेन मैकेंटायर अपनी किताब एसएएस रोग हीरोज में एसएएस के गठन का वर्णन इस प्रकार करते हैं। एक यूनिट जो विद्रोह से बनी, जिसे अलग, जोखिम उठाने वाले और सैन्य अनुशासन के बिना धैर्य वाले लोग बनाते थे। उनका सिद्धांत था सादगी, गति और चौंका देना। उद्धरण समाप्त। उनके सामने बड़ी चुनौतियां थीं। रेगिस्तानी हालात कठोर थे, सामान कम था और उपकरण अक्सर जुगाड़ से बनते थे। फिर भी स्टर्लिंग की दूरदृष्टि ने उन लोगों को एक उद्देश्य का एहसास दिलाया, एक ऐसा मौका दिया जिसमें ब्रिटिश अक्सर रक्षात्मक रहे थे। वहां पलटवार करने का अवसर मिला। 1941 के अंत तक एल डिटैचमेंट सचमुच तैयार था। उनकी पहली परीक्षा ऑपरेशन स्क्वेटर होगी, एक मिशन जो इन नए रेगिस्तानी हमलावरों को उनकी सीमा तक ले जाएगा। उन्नीस के अंत तक डेविड स्टर्लिंग की नई बनी एल डिटैचमेंट स्पेशल एयर सर्विस ब्रिगेड कार्रवाई के लिए तैयार थी। लीबियाई रेगिस्तान में प्रशिक्षण के बाद स्टर्लिंग और उनके लोग खुद को साबित करने को उत्सुक थे। यह मौका एक साहसी मिशन ऑपरेशन स्क्वाटर के रूप में आया। सिद्धांत रूप में लक्ष्य सरल था, लेकिन अमल में लाना बेहद जोखिम भरा था। धुरी शक्तियों ने लीबिया में महत्वपूर्ण हवाई अड्डों की एक श्रृंखला स्थापित की थी, जिससे जर्मन लुफ्टवाफे और इतालवी रेगियर एरोनॉटिका दोनों को ब्रिटिश ठिकानों पर हमले के लिए लॉन्च पॉइंट मिल गए थे। अगर एसएएस इन हवाई अड्डों में घुसपैठ कर वहां खड़े विमानों को नष्ट कर देता, तो यह धुरी शक्तियों की वायु शक्ति को जबरदस्त झटका देता और ब्रिटिश 8वीं सेना को बहुत जरूरी बढ़त मिलती। स्टर्लिंग की योजना थी कि अंधेरे में अपने आदमियों को पैराशूट से घजाला और तीमिमी सहित कई दुश्मन हवाई अड्डों पर हमला करने भेजा जाए। इस मिशन के लिए आश्चर्य का तत्व ही सब कुछ था। छापेमारी के बाद ये लोग लॉन्ग रेंज डेजर्ट ग्रुप एलआरडीजी से मिलेंगे, जो रेगिस्तान में रास्ता खोजने में माहिर विशेष टोही इकाई थी, जो फिर उन्हें निकालकर सुरक्षित रूप से ब्रिटिश सीमा तक वापस ले जाएंगे। यह एक महत्वाकांक्षी और जोखिम भरी योजना थी, जिसे एसएएस की क्षमताओं को दिखाने के लिए बनाया गया था। लेकिन शुरुआत में ही कुछ चिंताजनक संकेत मिल रहे थे। बेन मैकेंटायर फिर अपनी किताब में लिखते हैं, ऑपरेशन जल्दीबाजी में तैयार किया गया था, जो एक नए और अनटेस्टेड कॉन्सेप्ट पर निर्भर था, और इसमें ऐसे लोग शामिल थे जो बहादुर तो थे, लेकिन मैदान में ज्यादा आजमाए नहीं गए थे। उद्धरण समाप्त। स्टर्लिंग इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि पैराशूट के जरिए घुसपैठ करना ही धुरी शक्तियों की रक्षा को पार करने का सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन उनके लोगों के पास पैराशूट से कूदने का बहुत कम अनुभव था। रेगिस्तान कुख्यात रूप से बेरहम ड्रॉप जोन था और मौसम हमेशा अनिश्चित रहता था। एक बात की रिपोर्ट में एक एसएएस अनुभवी ने उनके मिशन से पहले के मूड का वर्णन करते हुए कहा, उद्धरण, हम जवान थे, घमंडी थे और हमें लगता था कि हम अजेय हैं। विफलता का कोई विचार नहीं था, सिर्फ उत्साह था। उद्धरण समाप्त। तैयारी का मुख्य ध्यान गुप्तता और विस्फोट पर था। इन लोगों को लुइस बम दिए गए, जो लेफ्टिनेंट जॉक लुइस द्वारा बनाए गए थे। वह स्टर्लिंग के डिप्टी और एसएएस के सह संस्थापक थे। ये छोटे और अत्यंत प्रभावी विस्फोटक विमान को बिना ज्यादा शोर किए नष्ट कर सकते थे। यह जल्दी पकड़े जाने से बचने के लिए बहुत जरूरी था। इस योजना की सफलता निर्देशांकों पर निर्भर थी। नंबर 200, 16 स्क्वाड्रन आरआईएफ के पायलट एसएएस जवानों को ड्रॉप जोन तक ले जाएंगे और एलआरडीजी किसी भी बचे हुए को वापस लाने के लिए तैयार रहेगा। समय कम था, इसलिए ऑपरेशन जल्दी में किया गया और टोही या अभ्यास का समय बहुत कम मिला। स्टर्लिंग की नेतृत्व शैली साहसिक थी, लेकिन उसमें एक तरह की लापरवाही भी थी, जैसा कि उन्होंने बाद में याद किया। उद्धरण, अगर आप आदर्श परिस्थितियों का इंतजार करते तो हमेशा इंतजार ही करते रहते। बेहतर है कि मौके को पकड़ लिया जाए। उद्धरण समाप्त। काहिरा में वरिष्ठ अधिकारियों की भावनाएं मिश्रित थीं। कुछ लोग स्टर्लिंग को दूरदर्शी मानते थे, जबकि अन्य उन्हें लापरवाह मानते थे, जो लोगों को जुए में खतरे में डालते थे। लेकिन जब उत्तरी किडे कोस्य में उत्तरी अफ्रीका में युद्ध संतुलन पर था, तो ब्रिटिश कमांड जोखिम उठाने को तैयार थी। 16 नवंबर 1941 की रात को
65 एसएएस सैनिकों ने अपने परिवहन विमानों में सवार हुए। कई लोग घबराए हुए थे, कुछ अंदर ही अंदर डरे हुए थे, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ ऐतिहासिक का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित थे। लड़ाई में एसएएस की पहली असली परीक्षा थी। उस समय उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि यह मिशन एक तबाही में खत्म होगा। सोलह नवंबर 1941 की रात एल डिटैचमेंट एसएएस के 65 चुने हुए स्वयंसेवक लीबिया के रेगिस्तान में हवाई पट्टी पर इकट्ठा हुए। रेगिस्तान में रात ठंडी थी और हवा तेज होने लगी थी। आदमियों के बीच माहौल में तनावपूर्ण प्रत्याशा और घबराहट भरा उत्साह मिला जुला था। उनका मिशन ऑपरेशन स्क्वाटर एसएएस का पहला युद्ध मिशन था, जिसमें उन्हें दुश्मन की सीमा के पीछे पैराशूट से उतरकर घाजाला और तिमिनी के हवाई अड्डों पर धुरी देशों के विमानों को नष्ट करना था। हर आदमी विस्फोटक, हथियार और जरूरी सामान लेकर चला था। उन्हें नंबर से उड़ाकर लाया जाना था। 216 स्क्वाड्रन आरआईएफ के पुराने जुड़वां इंजन वाले व्हिटली बॉम्बर्स में उन्हें लाया जाना था। फिर वे निर्धारित ड्रॉप जोन में पैराशूट से उतरते। अंधेरे की आड़ में मौसम पहले से ही बदलने लगा था और कुछ अधिकारी चुपचाप बिगड़ते हालात को लेकर चिंतित थे, लेकिन स्टर्लिंग हमेशा की तरह आशावादी, आगे बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। इतिहासकार बेन मैकेंटायर लिखते हैं, उद्धरण स्टर्लिंग की प्रतिभा उनकी दुस्साहसिकता थी, लेकिन वही दुस्साहस कभी कभी उन्हें जोखिम से अंधा कर देता था। उद्धरण समाप्त। विमान ने उड़ान भरी, जिसमें लोग, विस्फोटक और उपकरण लदे हुए थे, लेकिन जैसे ही वे ड्रॉप जोन के पास पहुंचे, तबाही आ गई। मिस्र में वे इसे एक उग्र कमसिन कहते, एक रेगिस्तानी रेत का तूफान जो पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिसमें तेज हवाएं आंधी की गति तक पहुंच गईं और दृश्यता लगभग शून्य हो गई। अशांत हवाओं में विमान बुरी तरह हिल रहे थे और योजनाबद्ध पैराशूट ड्रॉप अराजकता में बदल गई। आदमी बहुत दूर दूर तक बिखर गए, अक्सर अपनी निर्धारित लैंडिंग जगह से मीलों दूर। कुछ लोग नुकीली चट्टानों या तीखे रेगिस्तानी झाड़ियों पर उतरे और टकराने पर खुद को घायल कर बैठे। कुछ ने अपना सामान खो दिया, या वे उन कंटेनरों को नहीं ढूंढ पाए जिनमें उनके विस्फोटक थे। एक घटना में एक एसएएस अनुभवी ने याद करते हुए कहा, हम जमीन पर जोर से गिरे। हमारे चारों ओर तेज हवा चल रही थी, चेहरे के पास हाथ भी नहीं दिख रहा था। अंधेरे में लोग चिल्ला रहे थे, सामान समेटने की कोशिश कर रहे थे। उद्धरण समाप्त। तूफान ने सिर्फ लोगों को नहीं बिखेरा, बल्कि आश्चर्य का तत्व भी नष्ट कर दिया। ऊपर उड़ते विमान से सतर्क धुरी की गश्तों ने इलाके की तलाशी शुरू की। कई स्पेशल एयर सर्विस टीमें जो बिछड़ गई थीं और भ्रमित थीं, अपने लक्ष्यों तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। लेकिन इस विनाशकारी शुरुआत के बावजूद कुछ छापामार आगे बढ़ने में कामयाब रहे। स्पेशल एयर सर्विस के सह संस्थापक लेफ्टिनेंट जॉक लुइस के नेतृत्व में एक छोटा समूह एक हवाई अड्डे तक पहुंचा और उन्होंने इटालियन विमानों की एक कतार पर विस्फोटक लगाने में सफलता पाई। लेकिन कुल मिलाकर परिणाम बहुत कम थे। सिर्फ कुछ ही विमान नष्ट हुए और इसकी कीमत बहुत भारी थी। 65 लोगों में से जो निकले थे, सिर्फ 21 ही जिंदा वापस लौट सके। कुछ की तुरंत मौत हो गई, या तो लैंडिंग के दौरान हादसों में या धुरी गश्तियों के साथ झड़पों में, जबकि बाकी पकड़े गए और युद्धबंदी बना लिए गए। स्टर्लिंग खुद भी सिर्फ डेजर्ट ग्रुप के समय पर पहुंचने से बच पाए, जिनकी जीपों ने तूफान की परवाह किए बिना ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल लिया। बेन मैकेंटायर ने इसके बाद की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा, यह एक नरसंहार था, लगभग पूरी तरह से असफलता। एसएएस का पहला ऑपरेशन, जो कि स्पेशल फोर्सेस की ताकत का विजयी प्रदर्शन होना चाहिए था, एक आपदा में बदल गया था। जब बचे हुए लोग आखिरकार ब्रिटिश सीमा में लौटे तो माहौल बहुत गंभीर था। वे एक्सिस एयर पावर के खिलाफ वादा किया गया हमला करने में असफल रहे थे और अपनी आधी से ज्यादा ताकत खो चुके थे। उच्च कमान के कई लोगों को छोटे यूनिट के रेगिस्तानी छापामार हमलों पर संदेह था, लेकिन स्टर्लिंग बिल्कुल नहीं डरे। उन्होंने तेजी से ऑपरेशन की बड़ी खामी पहचान ली। स्टर्लिंग ने बाद में सोचा कि रेगिस्तानी माहौल में पैराशूट ड्रॉप्स पर निर्भरता ने दिखा दिया था कि हवाई तरीके से घुसपैठ कितनी असुरक्षित और अकुशल हो सकती है। उद्धरण, हमने सीखा
कि रात में रेगिस्तान पैराशूट के लिए कोई जगह नहीं थी। जमीन खुद हमारी दुश्मन बन गई थी। उद्धरण समाप्त। इसके बाद स्पेशल एयर सर्विस ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। स्टर्लिंग ने पूरी तरह से पैराशूटिंग छोड़ दी और उसकी जगह लॉन्ग रेंज डेजर्ट ग्रुप के साथ नई साझेदारी बनाई। जीपों और ट्रकों का इस्तेमाल करके हमलावरों को उनके लक्ष्यों के करीब पहुंचाया जाता था। इन वाहनों से वे तेजी से बढ़ते, सटीक हमला करते और दुश्मन की प्रतिक्रिया से पहले रेगिस्तान में गायब हो जाते। सैन्य दृष्टि से ऑपरेशन स्क्वाटर एक आपदा था। यह उद्देश्य हासिल नहीं कर सका और कई बहादुर सैनिक मारे गए, लेकिन यह एक कसौटी भी बन गया था, एक अग्नि परीक्षा जिसने एसएएस की विधियों को निखारा और इसकी पहचान को मजबूत किया। जैसा कि इतिहासकार सर माइकल हॉवर्ड ने उल्लेख किया, उद्धरण किसी इकाई की महानता को उसकी सफलता नहीं, बल्कि असफलता के बाद उसका अनुकूलन परिभाषित करता है। स्टर्लिंग की खासियत यह थी कि वह असफलता से दूसरों से जल्दी सीख जाते थे, न कि वह कभी असफल नहीं हुए। उद्धरण समाप्त। ऑपरेशन स्क्वेटर से बचने वाले पुरुष जल्द ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली विशेष बल इकाइयों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले दल का मुख्य हिस्सा बन गए। उनकी असफलताओं को कठिनाई से सीखे गए सबकों में बदल दिया गया, ऐसे सबक जो आने वाले महीनों और वर्षों में एसआईएस के कई प्रसिद्ध छापों का आधार बनेंगे। और इस तरह असफलता की रेत से एसआईएस का पुनर्जन्म एक हवाई इकाई के रूप में नहीं, बल्कि एक मोबाइल स्ट्राइक फोर्स के रूप में हुआ, जो विशेष अभियानों के नियमों को हमेशा के लिए बदल देगा। ऑपरेशन स्क्वेटर किसी भी मापदंड से देखें तो पूरी तरह से एक आपदा था। 65 लोगों में से केवल 21 ही लौट कर आए, बाकी या तो मारे गए, घायल होकर फंसे रह गए या फिर धुरी सेना द्वारा पकड़ लिए गए। उत्तर अफ्रीकी मोर्चे पर बहुत कम मिशन इतने बुरी तरह असफल हुए और कम ही कुछ हासिल कर पाए। वास्तव में दुश्मन के केवल कुछ ही विमान नष्ट किए गए और दुश्मन सतर्क और चौकस रह गया। डेविड स्टर्लिंग के लिए यह एक निर्णायक क्षण था। उन्हें ब्रिटिश हाई कमांड के कुछ हिस्सों से संदेह और उपहास झेलना पड़ा। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने सुझाव दिया कि एसएएस की अवधारणा ही गलत थी और स्टर्लिंग के लोग लापरवाह शौकिया थे, जो मूर्खतापूर्ण योजनाओं में अपनी जान गंवा रहे थे। लेकिन स्टर्लिंग ने इसे अलग नजरिए से देखा। एसएएस के लिए मृत्यु घंटी के रूप में नहीं, बल्कि एक अमूल्य सीखने के अनुभव के रूप में। बाद में अपने विचारों में स्टर्लिंग ने टिप्पणी की, उद्धरण अगर हम सफल हो जाते तो शायद हम उसी तरीके से बार बार सफल होने की कोशिश करते रहते। असफलता ने हमें फिर से सोचने पर मजबूर किया। उद्धरण समाप्त। सबसे स्पष्ट सबक पैराशूट से उतरने को लेकर था। तूफान ने रेगिस्तान में पैराशूटिंग की पूरी अव्यावहारिकता को उजागर कर दिया था। मौसम, जो सामान्यतः भी अनिश्चित रहता है, ऐसे उतरने को एक जुआ बना देता था और बिखरे हुए उतरने से टीमें असुरक्षित हो जाती थीं। स्टर्लिंग ने जल्दी ही पैराशूट मॉडल को छोड़ दिया और उसकी जगह लॉन्ग रेंज डेजर्ट ग्रुप की ओर रुख किया, जिनकी रेगिस्तान में नेविगेशन की महारत ने आगे बढ़ने का नया रास्ता दिखाया। अब स्पेशल एयर सर्विस टीमें हवा से कूदने की बजाय जीप से जमीन के रास्ते यात्रा करती थीं, जिन्हें लॉन्ग रेंज डेजर्ट ग्रुप पेट्रोल्स मार्गदर्शन देती थीं, जिससे वे दुश्मन के एयरफील्ड्स के पास चुपचाप और लचीले ढंग से पहुंच सकते थे। यह बदलाव स्पेशल एयर सर्विस की रणनीतियों के असली जन्म का प्रतीक था, जैसा कि हम आज उन्हें जानते हैं। इतिहासकार बेन मैकिंटायर बताते हैं कि छोटी, तेज तर्रार और भारी हथियारों से लैस टुकड़ियां जोरदार हमला करती थीं और फिर दुश्मन के जवाब देने से पहले ही रेगिस्तान में गायब हो जाती थीं। यह इतिहास की कुछ गिनी चुनी विशेष बल इकाइयों में से एक थी, जिसे जीत से नहीं, बल्कि असफलता के प्रति तेज और बुद्धिमान अनुकूलन से बचाया गया था। उद्धरण समाप्त। नवसंरचित एसआईएस जल्द ही खुद को साबित कर देगा। ऑपरेशन स्क्वेटर के कुछ ही हफ्तों बाद स्टर्लिंग के लोग, जो अब जीपों का इस्तेमाल कर रहे थे, ने सियरते और अगुइला एयरफील्ड्स पर एक साहसिक हमला किया, जिसमें 60 से अधिक धुरी विमानों को नष्ट कर दिया गया, एक भी आदमी को खोए बिना। इन हमलों ने बिना किसी शक के साबित कर दिया कि अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो एसआईएस की अवधारणा काम करती है। स्टर्लिंग के लोगों ने रेगिस्तान का फायदा उठाना सीख लिया। इसकी विशालता और कठोरता को बाधा नहीं, बल्कि एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। धुरी सेनाएं, जो अब मोर्चे से सैकड़ों किलोमीटर दूर भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती थीं,
उन्हें अपने हवाई अड्डों और आपूर्ति लाइनों की रक्षा के लिए संसाधनों को मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसा कि एक जर्मन अधिकारी ने कड़वाहट के साथ टिप्पणी की, हमें कभी नहीं पता होता था कि रात कब रेगिस्तान के भूतों को ले आएगी। ऑपरेशन स्क्वेटर को चुपचाप आधिकारिक रिपोर्टों से हटा दिया गया क्योंकि बाद की सफलताओं ने उसे पीछे छोड़ दिया था। लेकिन एसएएस के दिग्गजों के बीच इसे कभी नहीं भुलाया गया। जो लोग बच गए वे अपने साथ जख्मों के निशान और कड़ी मेहनत से सीखी गई सीख को हर अगली मिशन में लेकर गए। माइक मॉर्गन ने स्टर्लिंग्समैन में लिखा है, उद्धरण, एसएएस की किंवदंती आसान जीतों पर नहीं बल्कि हर गलती से सीखने और कभी हार न मानने पर बनी थी। उद्धरण समाप्त। स्पेशल फोर्सेस के व्यापक इतिहास में ऑपरेशन स्क्वाटर एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि विशिष्ट दर्जा परिपूर्णता से नहीं बल्कि लचीलापन से पैदा होता है। दुनिया की सबसे ताकतवर लड़ाकू सेनाओं में स्पेशल एयर सर्विस की प्रतिष्ठा किसी सफलता नहीं बल्कि एक असफलता से शुरू हुई थी, और ऐसे नेता और जवानों के साथ जो फिर से निर्माण करने, नए सिरे से सोचने और पहले से भी ज्यादा ताकत से पलटवार करने के लिए तैयार थे। ऊपरी तौर पर ऑपरेशन स्क्वेटर एक विनाशकारी असफलता थी, एक ऐसी गड़बड़ मिशन जिसमें दर्जनों बहादुर जवान या तो मारे गए या पकड़े गए। दुश्मन को बहुत कम नुकसान पहुंचा और स्टर्लिंग की साहसी नई यूनिट की क्षमता पर गंभीर संदेह खड़ा कर दिया। लेकिन इतिहास अक्सर घटनाओं का मूल्यांकन सिर्फ उनके तात्कालिक परिणामों से नहीं करता बल्कि उन दीर्घकालिक परिणामों से करता है जिन्हें वे आगे बढ़ाते हैं। स्पेशल एयर सर्विस के लिए कठोर लीबियाई रेगिस्तान में सीखे गए सबक ने उसकी पहचान और तरीकों को नया रूप दिया। स्क्वाटर की असफलता ने एक कट्टरपंथी पुनर्विचार को मजबूर किया, जिससे यूनिट को पैराशूट हमलों से हटाकर जमीनी छापामारी की ओर धकेला गया। यह बदलाव जल्द ही एसएएस को दुनिया की सबसे प्रभावशाली और डरावनी स्पेशल फोर्सेस बना गया। अपनी किताब एसएएस रोग हीरोज में बेन मैकिंटायर लिखते हैं, उद्धरण, स्क्वाटर के बिना वैसी एसएएस नहीं होती जैसी हम आज जानते हैं। इस तबाही ने यूनिट की असली प्रकृति को गढ़ा, चुस्त, मोबाइल, निर्दयी और अनुकूलनशील। उद्धरण समाप्त। स्क्वाटर के कुछ महीनों बाद स्टर्लिंग की पुनर्निर्मित स्पेशल एयर सर्विस ने विनाशकारी छापों की एक श्रृंखला शुरू की, सैकड़ों धुरी विमानों को नष्ट किया, आपूर्ति लाइनों को बर्बाद किया और रोम मेल की सेनाओं पर मनोवैज्ञानिक तबाही मचाई। ये जीतें सिर्फ सामरिक सफलताएं नहीं थीं, बल्कि इन्होंने विशेष अभियान युद्ध की पूरी अवधारणा को सही साबित किया। छोटी टीमें जो दुश्मन की सीमा के पीछे गहराई में काम करती हैं और असामान्य प्रभाव डालती हैं। स्पेशल एयर सर्विस के भीतर ही ऑपरेशन स्क्वाटर रेजिमेंट के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है, जो यह याद दिलाता है कि असफलता अंतिम नहीं होती। कई आधुनिक स्पेशल एयर सर्विस के दिग्गज 1941 के उन शुरुआती दिनों की ओर इशारा करते हैं जब रेजिमेंट की स्थायी सोच और सिद्धांत की नींव रखी गई थी। अनुकूलनशीलता, नवाचार और अटूट दृढ़ता। जैसा कि डेविड स्टर्लिंग ने खुद बाद में अपने जीवन में कहा था, उद्धरण, सफलता की कुंजी कभी भी असफलता से बचना नहीं थी बल्कि जल्दी सीखना और भी ज्यादा ताकत से वापसी करना था। उद्धरण समाप्त। स्पेशल एयर सर्विस का आदर्श वाक्य, जो जोखिम उठाता है वही जीतता है, इस भावना को पूरी तरह से दर्शाता है। यह जोखिम या गलती की अनुपस्थिति नहीं है जो विशेष बलों को परिभाषित करती है, बल्कि साहसिक रूप से जोखिम उठाने की इच्छा, लगातार सीखने और निरंतर विकसित होने की भावना है। आज स्पेशल एयर सर्विस विशेष अभियानों की उत्कृष्टता का एक वैश्विक प्रतीक बन चुका है। इसकी प्रतिष्ठा दशकों से उच्च जोखिम वाले अभियानों पर है, जो उत्तर अफ्रीका, फॉकलैंड्स, इराक और अफगानिस्तान तक फैले हैं। लेकिन इसकी जड़ में यह प्रतिष्ठा ऑपरेशन स्क्वाटर के कठिन सबकों से जुड़ी है। एक ऐसा मिशन जिसने स्पेशल एयर सर्विस को शुरू होने से पहले ही लगभग नष्ट कर दिया था, लेकिन इसके बजाय वही आधार बना जिस पर महानता की नींव रखी गई।